बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ख़ासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली पीएमएस और सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी कमीशन के एग्ज़ाम में भी इसकी काफ़ी अफादियत है। और ये वो टॉपिक है जो ऑल टाइम एम्बिगुअस रह चुका है, यानी वैग्यू फॉर्म में है और यानी मुबहम हालत में है। किसी ने भी अभी तक उसको ऐसे यानी एक्सप्लिसिटली या इसको ऐसे यानी उसको एक्सप्लेन नहीं किया या उसको ऐसे एलाबोरेट या उसको ऐसे जो है अंदाज से पेश करने की कोशिश नहीं की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जिस अंदाज में इसको पेश करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के लिए जो है यानी काफ़ी सूटेबल रहेगा और एप्टेबल रहेगा और आप लोग काफ़ी उससे माजूज़ भी होंगे और बहुत कुछ लर्निंग को भी मिलेगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ ग्रुप्स और सोशल साइट्स पे शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। टॉपिक क्या है आज का? तो टॉपिक जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग है और उस टॉपिक का नाम है ईडीएम। यानी कई स्टूडेंट की डिमांड थी और कई स्टूडेंट के जो है यानी डिमांड्स पे मैंने ये बनाया हुआ है कि एक ऐसा टॉपिक है सर कि हम बहुत कुछ उसके बारे में सुनते हैं बट स्टिल उसकी जो मीनिंग है या उसका जो कंसेप्ट है यानी वो अभी तक वैग्यू फॉर्म में है, यानी मुबहम हालत में है, यानी वाज़ेह नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने जिस एंगल से इस ईडीएम को लिया है और जिस यूनिक वे से उसकी ट्रीटमेंट की है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले उसकी यानी स्क्रीन पे जाते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख लें। यानी उसकी डेफिनीशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है ऑफ ईडीएम। यानी ईडीएम की डेफिनीशन क्या है, बेसिकली पहले आप लोग डेफिनीशन सीख लें, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप यानी इसके बाद मैं ऐसी गुफ्तगू कर लूँगा, इसके बारे में ऐसी कंसेप्ट के बारे में ऐसी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उसकी ए टू जी सारी नॉलेज आप लोग को पहुंच जाएगी। तो ईडियम्स जो है बेसिकली मुहावरे को कहते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ईडियम को मुहावरा कह दिया। अब अगर ईडियम मुहावरे को कहते हैं तो प्रोवर्ब फिर किस चीज़ को कहते हैं? प्रोवर्ब भी मुहावरे को कहते हैं। तो क्या ईडियम प्रोवर्ब है या प्रोवर्ब ईडियम है या प्रोवर्ब और ईडियम दोनों फिर क्या है, फ्रेज है या सेंटेंस है? ये ऐसी गुफ्तगू है, इसका कुछ जवाब यानी कुछ आंसर अब मिल जाएगा और कुछ जब इन सारे कंसेप्ट की डिफ्रेंसिएशन पे इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर बनाऊंगा उसकी यूजेज पे, उस वक्त भी आप लोग को समझ आ जाएगा। तो फिलहाल जो है ईडियम की कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ईडियम बेसिकली क्या है, यानी एक प्रोवर्ब है या ईडियम को हम मुहावरा भी कहते हैं उर्दू में या उर्दू ज़बान में हम उसका नाम जो है मुहावरे से याद करते हैं। लेकिन इस मुहावरे में और प्रोवर्ब में यानी क्या डिफरेंस भी है? हाँ, डिफरेंस भी पाया जाता है लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अब सबसे पहले ईडियम जो है उसको क्लियर करते हैं। यानी यहाँ पे ईडियम की पहली कॉन्सेप्ट, पहली स्टेप जो है आप लोग देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे मुलाजा कर रहे हैं, डेफिनीशन बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ईडियम। तो ईडियम की क्या डेफिनीशन है या उसकी जो है यानी हमने उसको ऐसे एंगल से तैयार किया हुआ है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। अब स्क्रीन पे एक एक वर्ड की मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आप लोग भी पेन रजिस्टर ले लें और उसको नोट कर लें। यानी डेफिनीशन बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ईडियम में सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं एन ईडियम आल्सो कॉल्ड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन। यानी ईडियम को आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार को, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी आइडियो यानी मुहावरतन इजहार जब किसी चीज़ का किया जाता है तो उसको ईडियम कहते हैं। यानी ये ईडियम का दूसरा नाम है या सेकंड नेम ऑफ ईडियम है जिसको आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। आगे यानी एन ईडियम इज एन एक्सप्रेशन, यानी ईडियम जो है एक ऐसा इजहार भी है और वर्ड
या फिर लफ्ज़ है या आब्लिक वर्ड्स, यानी ईडियम या तो इजहार है अल्फाज की सूरत में, या फिर किसी लफ्ज़ का नाम है, या फिर चंद अल्फाज पे भी मुश्तमिल हो सकता है, और फ्रेज़ या फिर फ्रेज़ भी है, जैसा कि फ्रेज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रेज़ और क्लास और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस, यानी आप लोग चैनल पे फ्रेज़ को तलाश कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट वहाँ पे यानी उसका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ तक ये सीख गए, एन इडियम इज़ एन एक्सप्रेशन, एक तो इजहार है, और इजहार क्या है, यानी वर्ड, एक वर्ड पे भी मुश्तमिल हो सकता है, वर्ड्स कई अल्फाज पे भी मुश्तमिल हो सकता है, और ये वर्ड या वर्ड्स जो है फ्रेज भी हो सकते हैं और सेंटेंस भी हो सकते हैं। और फिर आगे क्या है, दैट हैज़ अ फिगरेटिव मीनिंग, यही उसकी स्पेशलिटी है इडियम की, दैट हैज़ अ फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग कैसे, आगे उन्होंने लिखा हुआ है, कन्वेंशनली अंडरस्टूड बाय द नेटिव स्पीकर, यानी कन्वेंशनली जो यानी मतलब है कल्चरली तौर पर या सकाफती तौर पर या रिवायती तौर पर अंडरस्टूड जिसको समझा जाता है बाय द नेटिव स्पीकर, आबाई या उस अहले ज़बान या जो अहले यानी इंग्लिश के जानने या बोलने वाले लोग हैं, अहले ज़बान यानी जो यानी स्पेसिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज एज ए नेशनल लैंग्वेज के तौर पे बोलते हैं। तो यहाँ पर इडियम की डेफिनीशन में दो चीज़ें आ गई, एक है फिगरेटिव मीनिंग कि एक ऐसी एक्सप्रेशन है, ऐसा फ्रेज है या जो फिगरेटिव मीनिंग रखती है, और फिगरेटिव मीनिंग को सिर्फ और सिर्फ नेटिव स्पीकर उसको कन्वेंशनली तौर पे यानी उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, यानी समझ करने के काबिल होते हैं। तो इससे मुराद ये है व्हाट इज़ फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग क्या होती है, एक होती है फिगरेटिव मीनिंग, एक होती है लिटरेरी मीनिंग, एक होती है कल्चरल मीनिंग, एक होती है डिनोटेटिव मीनिंग, एक होती है कनोटेटिव मीनिंग। लेकिन ये बाद में बाकी चीज़ें बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे जो चीज़ रिलेटेड है वो सुन ले। यानी मीनिंग के टाइप्स में यानी फिगरेटिव मीनिंग किस मीनिंग को कहते हैं, ये उस मीनिंग को कहते हैं जो लफ्ज़ों से ज़ाहिर ना हो, यानी जो लफ्ज़ों से ज़ाहिर ना हो या सिंबॉलिकल मीनिंग हो, या जिसको जो है आप लोग इसी तरह भी कह सकते हैं अलामती मीनिंग हो। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर लव एक्सप्रेशन के लिए हम रेड रोजेस पेश करते हैं, तो रेड रोजेस पेश करना यानी सिंबल ऑफ लव होता है। तो ये बेसिकली अगरचे हम मुंह से कहें या ना कहें, जब रेड रोज को किसी के सामने पेश करते हैं तो ये रिप्रेजेंट यानी द फीलिंग ऑफ लव फॉर दैट पर्सन, उस पर्सन या उस शख्स के लिए हम लव का इजहार कर रहे होते हैं। तो ये जो हम फ्लावर पेश कर रहे होते, प्रेजेंट कर रहे होते, ये बेसिकली लव एक्सप्रेशन होते हैं, और ये जो हम उससे लव का इजहार मतलब लेते हैं ये फिगरेटिव मीनिंग है। यानी दूसरे अंदाज में फिगरेटिव मीनिंग किस चीज़ को कहते हैं, यानी हिडन मीनिंग को कहते हैं, या पोटेंशियल मीनिंग को कहते हैं, या उस मीनिंग को कहते हैं जो यानी एक रिचुअल है, रस्म है, या ट्रेडिशन है, या नॉर्म्स है, या कोई जो है यानी ऐसी रिच ट्रेडिशन या नॉर्म या ऐसी यानी कल्चरल वैल्यूज़ में आता है, सकाफती अक़दार में आता है, यानी जो आम तौर पे मशहूर है। तो इसी तरह वो मीनिंग फिर फिगरेटिव मीनिंग में आती है। तो यहाँ तक समझ यानी ये समझ ले कि इडियम बेसिकली उन अल्फाज का मजमुआ है जो फिगरेटिव मीनिंग रखता है, जबकि फिगरेटिव मीनिंग्स के बरक्स एक मीनिंग होती है जिसको लिटरेरी मीनिंग कहते हैं। लिटरेरी मीनिंग किस चीज़ को कहते हैं, जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जिसको कहते हैं, यानी लफ्जी मतलब या वर्बल मीनिंग, यानी लफ्जी मतलब को लिटरेरी मीनिंग कहते हैं, जबकि फिगरेटिव मीनिंग किस चीज़ को कहते हैं, जो अलामती मीनिंग होती है, जो सिंबॉलिकल मीनिंग होती है, जो हिडन मीनिंग होती है, जो छुपी हुई मीनिंग होती है। यानी इडियम बेसिकली फिगरेटिव मीनिंग देता है, यानी उसके अल्फाज की अगर मीनिंग हम करेंगे तो उसके जो ऊपर या सुपरफिशियल मीनिंग है उस पर हम नहीं जाएंगे, बल्कि उसके फिगरेटिव मीनिंग पे हम जाएंगे। यहाँ तक दूसरी बात भी यानी मैंने की थी, यानी कल्चरल मीनिंग। कल्चरल मीनिंग वो मीनिंग होती है जो सकाफती अक़दार रखते हो, यानी फिगरेटिव मीनिंग में ये कल्चरल मीनिंग भी आती है। इसी तरह मज़ीद भी इस डेफिनीशन को आगे ले जाते हैं, दिस मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्राम द लिटरल मीनिंग ऑफ इडियम्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। यानी यहाँ पे आप लोग वाजे देख रहे हैं, जो ऊपर हमने कंसेप्ट बता दिया कि लिटरेरी मीनिंग लफ्जी मीनिंग को कहते हैं और फिगरेटिव मीनिंग अलामती मीनिंग को कहते हैं। और अलामती मीनिंग जो है यानी सिंबॉलिकल मीनिंग होती है, जिससे हम या कल्चर के
अकदार के मुताबिक मतलब ले रहे होते हैं, या एक ख़ास रिचुअल या रस्म के मुताबिक हम मतलब ले रहे होते हैं, या कोई मख्फी या छुपी हुई कोई यानी मानी उसके अंदर महफूज होती है जिसको हम ले रहे होते हैं। जबकि लिटरेरी मीनिंग यानी वर्ड बाई वर्ड जिस लफ्ज़ का जो मतलब डिक्शनरी के मुताबिक बनता है वही लिटरेरी मीनिंग कहलाता है या लफ्जी मीनिंग कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इडियम में क्या होती है, लिटरेरी मीनिंग नहीं होती, इंडिविजुअल एलिमेंट का एक एक वर्ड का उसकी क्या होती है यानी फिगरेटिव मीनिंग काउंट की जा सकती है। इसी तरह इस डेफिनेशन में अदर पार्ट्स को देखें, इन अदर वर्ड्स इडियम डू नॉट मीन एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड से, यानी यही कुछ हमने ऊपर बयान किया, यानी इडियम्स का मतलब आप बिल्कुल एग्जैक्टली वो नहीं ले सकते जिसका मतलब लफ्जी बन रहा होता है। यानी लफ्जी से क्या मुराद है, यानी लिटरेरी मीनिंग आप उसको नहीं लेंगे, किस अंदाज से लेंगे, फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग के लिए उसकी बैकग्राउंड को स्टडी किया जाता है और उसकी हिडिंग मीनिंग को जो है यानी ढूंढा जाता है कि इसकी हिडिंग मीनिंग क्या है। यानी क्या है आगे डेफिनेशन, यानी दे हैव यानी इडियम हैव क्या होती है, हाउएवर हिडन मीनिंग, उसके अंदर मख्फी यानी कोई मीनिंग छुपी होती है, उस मख्फी मीनिंग को ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी किक द बकेट। अब किक द बकेट से क्या मुराद है, यानी बाल्टी को यानी ज़रब लगाओ या किक लगाओ या यानी उसको मार लो, लेकिन यहाँ पे बाल्टी को मारना का मतलब ये तो लफ्जी हो गया, लेकिन ये इडियम है और यहाँ इस इडियम का मतलब ये होता है मीन्स टू डाई, यानी मरने के करीब होना, यानी किसी बूढ़े आदमी यानी अगर कोई ऐसी यानी ख़तरनाक जगह पे खड़ा हो जाए जो खुद भी मौत को दावत दे, और इस किस्म की जो यानी सिचुएशन में हम किक द बकेट को कहते हैं, दिस पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, यानी किक द बकेट कर रहा है, यानी खुद अपने मौत को अपने हाथों से दावत दे रहा है, यानी मीन्स टू डाई। तो यहाँ पे वाजे हो गई कि जो लिटरली मीनिंग होती है यानी अल्फाज की लफ्जी मीनिंग होती है उससे इडियम की मीनिंग नहीं ली जाती, बल्कि फिगरेटिव अंदाज में उससे मीनिंग ली जाती है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल भी आप लोग देख रहे हैं, यानी स्पिल द बीन्स। अब स्पिल का मतलब होता है छिलके उतारना, ठीक है जी, और द बीन्स यानी लोबियों को कहते हैं, यानी इसका मतलब यह है अगर किसी चीज़ के छिलकों को उतारा जाता है तो उसकी अंदरूनी जो साख्त होती है वो वाजे हो जाएगी। यानी यहाँ पर लफ्जी मतलब तो यह है जैसे किस चीज़ का छिलका उतार कर उसकी अंदरूनी स्केलेटन या स्ट्रक्चर वाजे हो जाएगी, लेकिन इसका यानी फिगरेटिव मीनिंग ये बनता है सेक्रेट इज गोइंग टू डिस्क्लोज, यानी इसका यह मतलब है कि सेक्रेट जो है फिर फेमिलियर बन जाता है और सेक्रेट या राज जो होते हैं आसानी के साथ फाश हो जाते हैं, और जब फाश हो जाए तो हर बंदा उससे बाखबर हो जाता है। अब अगर ये इडियम की समझ अभी तक आप लोग को नहीं आई तो मज़ीद भी एक यानी एक कंसेप्ट हमने बनाया हुआ है, और वो कंसेप्ट क्या है कि हाउ टू सर्च द इडियम वर्ड्स इन द डिक्शनरी, यानी इंग्लिश डिक्शनरी में आप लोग कैसे सर्च करेंगे। यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, देयर इज ए प्रॉब्लम व्हेन यू कैन नॉट लुक अप इंडिविजुअल वर्ड इन अ डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग। यानी ये भी एक प्रॉब्लम होता है जब एक एक वर्ड को आप इडियम को डिक्शनरी में तलाश करते हैं तो वहाँ एक एक वर्ड की मीनिंग अलहदा मुख्तलिफ आती है और इडियम का मतलब मुख्तलिफ आता है। तो इसका मतलब ये है कि इडियम बेसिकली यानी हिडन मीनिंग पे बेस्ड रखता है, जबकि लिटरेरी मीनिंग या लफ्जी मीनिंग पे बेस्ड नहीं रखता। और डिक्शनरी में आप लोगों को उसके इंडिविजुअल वर्ड्स को तलाश नहीं करना होगा विद द इडियम्स, यानी इडियम्स के साथ यू मस्ट लर्न, आप लोगों को लाजमी सीखना होगा द होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि वहाँ उस इडियम में जितने भी अल्फाज का ग्रुप इस्तेमाल हुआ है उनका इकट्ठा तौर पे कल्चर मीनिंग या उसकी फिगरेटिव मीनिंग जो इडियम के लिए मशहूर है वो उसकी क्या बनती है, न कि उसकी लिटरेरी मीनिंग। यानी यहाँ पर ये मुराद भी ले सकते हैं इन इडियम, यानी इडियम में मीनिंग्स आर नोन एज अ होल इन स्पाइट ऑफ इंडिविजुअल, यानी हम उसको ये भी कह सकते हैं कि जब भी डिक्शनरी में आप इडियम को तलाश करने के लिए एक एक वर्ड तलाश नहीं कर सकते तो इन इडियम मीनिंग्स आर नोन, तो यहाँ पर मीनिंग जो है अमूमन जाने पहचाने जाते हैं एज ए होल, यानी ग्रुप की शक्ल में उसकी स्टडी की जाती है इन स्पाइट ऑफ इंडिविजुअल, यानी इनफरादियत की बजाय। इनफरादियत से मुराद है यानी अलग-अलग एक एक वर्ड की मीनिंग आप लोग नहीं ढूंढ सकते। इसी तरह अगर आप लोगों यानी इडियम्स यानी बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है, बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है और बहुत ही यानी आपके
डेकोरम को और आपके जो है यानी नॉलेज में, यानी आपके स्पीकिंग पावर में और आपके जो है राइटिंग स्किल में यानी एक ऐसे है जैसे जेवल के मानिंद है, जेवर के मानिंद है, या डेकोरेटिंग पीस के तौर पे हम लगाते हैं इंग्लिश वाले लोग। तो इसकी अहमियत फिर क्या है, यानी नंबर 3 कंसेप्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द इडियम्स यूजेज, यानी इसकी अहमियत क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। यानी ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यूज्ड इन द प्रॉपर सिचुएशन, यानी ये खास सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं जिस सिचुएशन के लिए ये इडियम बना है। दूसरी, इनरिच और स्पीच, ये हमारी गुफ्तगू को यानी क्या कर लेता है, इनरिच कर लेता है, फरावानी देता है। फरावानी से मुराद है यानी नॉलेज की बकसरत देता है, या नॉलेज को जो है ये हमारी नॉलेज या हमारी गुफ्तगू या डायलॉग या कन्वर्सेशन में इजाफा करता है, जिससे हमारी गुफ्तगू जो होती है मोर एंड मोर इम्प्रेसिव बन जाती है। इसी तरह नंबर 3 उसकी अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं सिग्निफिकेंस, तो इंक्रीज, तो वो क्या कर लेता है, यानी ये इंक्रीज और ओकैब्स, यानी हमारी ओकेबलरी को भी बढ़ाता है। ओकैब मुख्तलिफ डिफरेंट वर्ड की मीनिंग को हम समझ लेते हैं तो हमारी ओकेबलरी जो है स्ट्रांग हो जाती है। और इसी तरह इस इडियम्स में यानी स्पेसिफाइड चीज़ क्या होता है, इसके अंदर जो ग्रामर रखे होते हैं एंड ओकेबलरी, यानी ग्रामर एंड ओकेबलरी इन इडियम्स आर फिक्स्ड, ये बिल्कुल नस्ब किए होते हैं जैसे आर्टिफिशियल चीज़ होती है। तो उसकी आर्टिफिशियलिटी की वजह से इसके जो है यानी वर्ड्स को या ग्रामर को आप इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। इफ़ वी चेंज देम, अगर हम उसको तब्दील करेंगे, देन द मीनिंग ऑफ इडियम आर लूज, यानी तो फिर उसकी मीनिंग जो है फिर हम खो देते हैं। यानी इडियम की सिग्निफिकेंस ये है कि जिस तरह ये इस्तेमाल हुआ है, जैसे ऑर्डर दिया है, जिस तरह वर्ड यूज़ हो चुके हैं, उसी तरह उसको यूज़ करोगे तो तब जाके ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपको महसूस होगी। इसी तरह अगर कोई एक क्वेश्चन भी कर सकता है कि ये इडियम बेसिकली इंग्लिश में ओरिजिनेशन उसकी क्या है, यानी रूट मार्फोलॉजी उसकी क्या है या उसकी ओरिजिन क्या है, यानी ओरिजिनेशन बेस्ड कंसेप्ट ऑफ इडियम फिर क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी इट कम्स फ्रॉम द एंशियंट लिटरेचर। ये एंशियंट या एंटीक लिटरेचर से आ चुका है। एंटीक लिटरेचर से मुराद है पुराना या ओल्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर, स्पेशली यानी क्लासिकल फिल्म और क्लासिकल म्यूजिक और म्यूजिशियन या कंसर्ट, यानी इस चीज़ से ये जो है इडियम्स अमूमन आ रहे हैं, यानी इसकी जो है ओरिजिनेशन वहाँ से मिलती है। और मज़ीद भी आप लोग जानने की यानी जान ले, मैनी इडियम्स कोटेशन आर ओरिजिनेटेड फ्राम ऑल वेल नोन राइटर सच एज शेक्सपियर एट्सेट्रा, यानी इंग्लिश के जितने भी वेल नोन राइटर हैं, यानी विलियम शेक्सपियर है या सर फ्रांसिस बेकन है या इस किस्म के जो है जिस तरह जॉन मिल्टन है, इसी तरह जॉन कीट्स है, बहुत सारे जो है इन ऐसे वेल नोन राइटर है जिससे बहुत सारे कोटेशन या इडियम्स जो है ओरिजिनेट हो चुके हैं इंग्लिश में। यानी इन इडियम्स की ओरिजिनेशन बेसिकली यानी वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ इंग्लिश या लिटरेरी फिगर से भी आ चुकी है। और दूसरी बात यानी उसकी ओरिजिनेशन में ये है कि इट्स बैकग्राउंड हेल्प्स अस टू रिमेंबर द इडियम, यानी अगर कोई कहता है कि इडियम जो है मुझे अच्छी तरह याद हो और मैं उसकी यानी जो फिगरेटिव मीनिंग है वो कभी भी मैं भूल ना पाऊँ और उसकी मीनिंग हमेशा मेरे जहन में रहे, तो उसके लिए एडवाइस ये है कि वो उसके बैकग्राउंड को स्टडी करे। यानी इट्स बैकग्राउंड हेल्प अस टू रिमेंबर द इडियम, यानी उसकी जो बैकग्राउंड होती है, हर इडियम की अपनी बैकग्राउंड, अपनी पर्सपेक्टिव और हर टाइम के लिए और हर प्रॉपर सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से कि हर इडियम्स की को रिमेंबर करने के लिए उसके बैकग्राउंड को आप लोग को स्टडी करना होगा और इस तरह इडियम की आप लोग को बहुत कुछ समझ आ जाएगी। इसी तरह यानी 5वां कंसेप्ट या 5th नंबर पे हाउ मेनी इडियम्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कितने इडियम्स पाए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप लोग एस्टिमेटेड कंडीशन में मुझसे फिगर यानी निकालने की कोशिश करें तो सुन ले कि देयर आर एस्टिमेटेड, वो यानी एक अंदाज़ा लगाया है टू बी एटलीस्ट यानी 25,000 यानी 25,000 आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इन द इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऑल इडियम्स आर फ्रेजेस, लेकिन यहाँ पे एक और भी कंसेप्ट नोट कर लें कि जितने भी इडियम्स है वो फ्रेजेस है। फ्रेजेस किस चीज़ को कहते हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस इनकम्प्लीट, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस इनकम्प्लीट सेंस, यानी नामुकम्मल फिक्रा, नामुकम्मल जुमला या
जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। उसको फ्रेज कहते हैं कि जितने भी इडियम्स होते हैं वो अमूमन तमाम ही फ्रेजेस होते हैं, लेकिन तमाम फ्रेजेस जो है आर नॉट इडियम। इन ऑल इडियम आर फ्रेजेस बट ऑल फ्रेजेस आर नॉट इडियम्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इडियम्स जो है बेसिकली फ्रेजेस है, लेकिन तमाम फ्रेजेस जो है यानी वो इडियम्स नहीं है। फ्रेजेस में यानी आप लोग जब हमारी लेक्चर वहाँ यानी प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे, यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हमने अपलोडेड किया है और इसका लिंक भी मैं उस यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो उधर से भी आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेजेस जब आप पढ़ लेंगे इनकम्प्लीट सेंस वाली सेंटेंसेस, तो तब जाके इन इडियम्स की आप लोग को समझ आ जाएगी। अब कुछ वेल नोन इडियम्स है और उसके मीनिंग आप लोग यानी वन बाय वन यानी नोट कर सकते हैं। यानी जैसा कि उसके मीनिंग जिस तरह मैंने बताने की कोशिश की है या कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि हर इडियम के फिगरेटिव मीनिंग्स होते हैं, उसके लिटरेरी मीनिंग या लफ्जी मीनिंग नहीं होते, यानी उसके कल्चरल मीनिंग होते हैं या उसके जो है लिटरेरी मीनिंग या लफ्जी मीनिंग पे नहीं जा यानी उससे मतलब नहीं लिया जा सकता। तो एक टेबल मैंने ड्रा किया हुआ है, एक एक यानी मैंने एक एक जो है अलग-अलग इडियम्स नोट किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट वेल नोन है और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में और बहुत सारे जो है इंग्लिश की किताबों की जीनत बन चुकी है, तो आप लोग और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको सुनते हैं, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अब एक इसको देख ले, अस्टॉर्म कहते हैं यानी किसी तूफान को, इन अ टी कप यानी चाय की प्याली में तूफान बरपा होना। अब चाय की प्याली में यानी कितनी उसका हुजम होगा, कितनी उसकी कैपेसिटी होगी, कितना उसका यानी मतलब है एरिया होगा कि उसमें तूफान बरपा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, यानी ये तो हमने लफ्जी मतलब लिया जिसको हम लिटरेरी मीनिंग कहते हैं, तो लिटरेरी मीनिंग से ये उल्टा होता है। हम यहाँ पे फिगरेटिव मीनिंग लेंगे, तो फिगरेटिव मीनिंग में अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब ये होता है कि अननेसेसरी यानी गैर ज़रूरी, या एंग्री यानी या वरी अबाउट द ट्रिवियल मैटर यानी गैर ज़रूरी तौर पे मामूली बातों के मुतालिक यानी अपने आप को खफा और गुस्सा करना। ये ऐसा है जैसे चाय की प्याली में तूफान का बरपा होना। यानी इसका मतलब ये मामूली बातों यानी ट्रिवियल मैटर पे के मुतालिक फरी और एंग्री हो जाना या गैर ज़रूरी बातों पे जो है अपने आप को परेशान करना और अपने एटमॉस्फेयर को जो है यानी उसमें फायर जला देना। तो इसका मतलब यह है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इसी तरह यानी 2 हेड्स आर बेटर देन 1, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी 2 हेड जो है एक हेड से बेहतर है। तो इसका मतलब यहाँ पे यह है यानी इट मीन्स दैट 2 people are more likely to solve a problem than 1 person are working alone। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक काम है और वो एक आदमी करना चाहे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा और ज़्यादा यानी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसी काम को 2 आदमी करना चाहे तो बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी और कम वक्त में और कम यानी मेहनत में वो काम हो जाएगा। यानी यहाँ पर मतलब ये है कि मोर आदमी या बहुत ज़्यादा आदमी जो है यानी उसकी अफादियत बयान की गई है और अकेलेपन जो है यानी अकेला अल्लाह ही काफ़ी है। इसी तरह यानी नंबर 3 को आप लोग देख रहे हैं, यानी ये सारे स्क्रीन पे सब कुछ वाजे है। मेक कैसल्स इन द एयर, हवा में यानी किलों को बनाएं, यानी किले बनाना। मेक कैसल्स इन द एयर यानी इसका मतलब ये है प्लान्स आर होप दैट हैव लिटिल चांसेस ऑफ हैपनिंग। ऐसे उम्मीदें वाबस्ता करना, ऐसे हेलुसिनेशन करना, ऐसे ख्याली पुलाव पकाना, ऐसे मनसूबाबंदी करना जिसके यानी बहुत ही कम या ना होने के चांसेस हो हैपनिंग के या अकरेंस के या यानी वजूद के। तो ऐसे यानी ख्याली पुलाव पकाने को हम क्या कह सकते हैं, मेक अ कैसल्स इन द एयर। इसी तरह यानी नेक्स्ट भी आप लोग देख सकते हैं, सेव योर ब्रेथ, ब्रेथ से मुराद है सांस, यानी अपनी सांस को बचा ले। यानी इसका मतलब ये है जो आप एक बंदा होता है इंतहाई ठाकेटे होता है यानी दूसरे बंदे को नंबर नहीं दे रहा होता, तो उसके लिए यह है यानी सेव योर ब्रेथ। आप उसको इस तरह अपनी गुफ्तगू में कह सकते हैं। इसका मतलब ये है यानी स्टॉप यूजलेस टॉक, यानी गैर या लायानी मजलिस को या लाना यानी बेमकसद बातों को या लायानी बातों को जो है स्टॉप करो, यानी सेव योर ब्रेथ यानी अपनी सांस को बचा ले। इसी तरह यानी नेक्स्ट वन है यानी 5th नंबर पे यानी बीट अ डेड हॉर्स, यानी एक डेड हॉर्स को आप लोग जो है यानी मार ले या उसको जो है यानी
स्टिक से मार ले, यानी बीट अ डेड हॉर्स, यानी मरे हुए घोड़े को मारना। अब ये तो लफ्जी मतलब है, लेकिन असल में टू वेस्ट एफर्ट्स ऑन समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, यानी ऐसे काम पे अपने एफर्ट्स को ज़ाया करना जिसके यानी कामयाब होने के कोई चांसेस ना हो। तो हम कह सकते हैं कि बीट अ डेड हार्स, यानी ये आदमी जो है यानी इस मरे हुए घोड़े को मार रहा है, यानी इसका मतलब ये ऐसे काम में लगा हुआ है यानी जिससे कोई कामयाबी उसे कभी भी मिलने वाली नहीं है। तो इन शॉर्ट ये समझ ले कि इडियम्स जो है फिगरेटिव या हिडन मीनिंग पे बेस करते हैं, लिटरली मीनिंग पे बेस नहीं करता। अगर आप लोग जो है यानी इस चीज़ को समझने की मज़ीद भी वो करते हैं, यानी मतलब है आप लोग इसकी एस्पायरेशन रखते हैं या विशेष रखते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इसी इडियम्स और उसके कंट्रास्ट में या कंपैरिजन में, प्रोवर्ब और कंपैरिजन में यानी फ्रेज पे मैं एक नई वीडियो भी बना लूँगा विद यूसेज कि इनके दरमियान फिर फ़र्क क्या है। जब प्रोवर्ब का मतलब भी इडियम है और इडियम का मतलब भी प्रोवर्ब है, यानी इडियम भी मुहावरे को कहते हैं और प्रोवर्ब भी मुहावरे को कहते हैं, तो फिर फ़र्क क्या है यानी इडियम्स, प्रोवर्ब और फ्रेज में। थैंक्स फॉर